नमस्कार। ये भाग प्रथम के इस ऑनलाइन व्याख्यान में आज हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों का गायन समय जो है उसके सिद्धांत की चर्चा को जारी रखते हुए तीसरा व्याख्यान आरंभ करते हैं। पहले के दो व्याख्यानों में आपने यह पढ़ा है कि किन किन स्वरों वाले रागों को किन किन समय में गाया बजाया जाएगा। उसमें शुद्ध रेधा वाले राग, कोमल रेधा वाले राग और कोमल गनी वाले राग, इनका पूरा सिद्धांत देखा था। अब आप देख रहे हैं यह चक्र एक देख रहे हैं जिसको 24 घंटे का एक साइकिल आप समझ लीजिए, जिसमें यह जो समय दे रखा है वह है प्रातःकालीन संधि प्रकाश का समय। उसके बाद यह शुद्ध रेधा वाले राग हैं। ये शुद्ध रेधा वाला समय आ गया जिसमें बिलावल और कल्याण और खमाज थाट के राग आएंगे। फिर यहाँ यह कोमल ग व कोमल नी वाला समय जिसमें आसावरी थाट, तोड़ी थाट व काफ़ी थाट के राग आएंगे। फिर वापस सायंकालीन संधि प्रकाश जिसमें कोमल रेधा वाले राग, परंतु शुद्ध माँ की जगह तीव्र माँ। इधर वाले संधि प्रकाश रागों में शुद्ध माँ का प्रयोग होगा और इधर वाले संधि प्रकाश रागों में तीव्र माँ का प्रयोग होगा। उसके बाद वापस बिलावर और कल्याण थाट के ऐसे राग, सायंकालीन राग, जिनमें तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता हो। और अब इधर आएंगे कोमल गनी वाले राग, जो यानी जिनका वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में नहीं होकर के उत्तरांग में होगा, या जो उत्तरांगवादी राग होंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि पूर्व राग और उत्तर राग क्या होता है। हमने राग और समय के संबंध में स्वर की महत्ता को समझाते हुए यह बात डिस्कस करी थी कि पूर्व और उत्तर रागों का क्या अर्थ होता है। जो राग दिन के पूर्व अंग अर्थात रात्रि के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे के बीच में गाए बजाए जाते हैं वह पूर्व राग कहलाते हैं। और जो राग रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बाद बीच में बजाए जाएंगे वह उत्तर राग कहलाएंगे। तो पूर्व राग का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में होता है और संवादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में होता है, जबकि इसके उलट उत्तर राग का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में तथा संवादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में होता है। पूर्व रागों का विस्तार यानी उसका जो रागों का चलन है वो अधिकतर सप्तक के पूर्वांग में प्रधानता होती है और मंद सप्तक और मध्य सप्तक में होता है, जबकि उत्तर रागों का जो विस्तार है वह अधिकतर सप्तक के उत्तरांग यानी मध्य सप्तक और तार सप्तक में होता है। उदाहरण के लिए केदार, भीमपलासी, दरबारी आदि पूर्व राग हैं और बसंत, परज, हिंडोल, देशकार आदि उत्तर राग हैं। अब एक नाम आता है परमेल प्रवेशक राग। परमेल यानी एक मेल, मेल का मतलब होता है थाट। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो राग एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कराते हैं उन्हें परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। जैसे जय जयवंती परमेल प्रवेशक राग है। इसका गायन समय रात्रि के अंतिम प्रहर का अंतिम भाग है और इसके पूर्व खमाज थाट के राग समाप्त हो चुके होते हैं और काफ़ी थाटों के रागों का समय आरंभ होना शुरू होने वाला होता है। तो जय जयवंती एक ऐसा ही राग है जो खमाज थाट से काफ़ी थाट में प्रवेश कराता है, और क्योंकि इसमें दोनों की विशेषताएं विद्यमान हैं तो खमाज थाट में रे ग शुद्ध हैं तथा दोनों निषाद प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी ओर काफ़ी थाट में ग का कोमल होना तो आवश्यक है ही, अधिकतर दोनों निषाद का प्रयोग भी किया जाता है।
तो जयजयवंती राग में ये दोनों विशेषताएं हैं और इसमें शुद्ध स्वरों के साथ दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस राग को परमेल प्रवेशक राग कहा जाता है। इसी तरह मुल्तानी और मारवा भी इसी प्रकार के राग हैं। मेल और थाट, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पर्यायवाची शब्द हैं। अब एक शब्द आता है आश्रय राग। कभी कभी संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थियों में यह भ्रामक धारणा देखी जाती है कि पहले थाट और तत्पश्चात रागों की रचना हुई होगी। इसका मुख्य कारण यह है कि वे इस कथन को अक्षर से सत्य समझते हैं कि भूपाली राग कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। वास्तव में यह कथन थोड़ा भ्रामक है। होना यह चाहिए कि कल्याण थाट से उत्पन्न माना गया है, न कि उत्पन्न हुआ है। थाट वर्गीकरण बहुत दिनों पूर्व से राग गायन प्रचलित था। थाट वर्गीकरण, जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में या 20वीं शताब्दी के आरंभ में पंडित भातखंडे ने थाट पद्धति की व्याख्या की थी। उससे पहले व्यापक रूप से थाट पद्धति का कोई ज़्यादा प्रचलन था नहीं। तो यह अवश्य है कि उस समय कुछ रागों को राग और कुछ को रागिनी कहा जाता था। यानी राग और रागिनी पद्धति वर्गीकरण जो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे वह प्रचलित थी, थाट पद्धति प्रचलित नहीं थी। मध्यकाल में यह पद्धति प्रचार में थी, राग और रागिनी वर्गीकरण की, परंतु कुछ दिनों बाद राग रागिनी पद्धति की अवैज्ञानिकता सिद्ध किए जाने पर राग थाट पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ और इसके अंतर्गत पंडित भातखंडे ने सारे रागों को 10 भागों में विभाजित किया, 10 थाटों में विभाजित कर दिया और जिन्हें थाट की संज्ञा दी गई। इन थाटों को अलग अलग रखने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने यह सोचा कि प्रत्येक थाट से उत्पन्न माने गए सबसे अधिक प्रसिद्ध राग का नाम उसके थाट को दे दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। अतः आश्रय राग वे हैं जिनके आधार पर थाट का नामकरण हुआ है। यानी 10 थाट जिस तरह से माने गए हैं, कल्याण, बिलावल, खमाज, भैरवी, भैरव, आसावरी, काफी, पूर्वी, मारवा और तोड़ी, तो ये इन थाटों के जो नाम हैं, इन नामों वाले राग उस थाट के आश्रय राग कहलाते हैं। जैसे कल्याण थाट का आश्रय राग है यमन कल्याण, बिलावल थाट का आश्रय राग हुआ बिलावल, खमाज थाट का आश्रय राग हुआ राग खमाज। इसी तरह से भैरव थाट का आश्रय राग हुआ भैरव, भैरवी थाट का आश्रय राग हुआ भैरवी, आसावरी थाट का आश्रय राग आसावरी, काफी थाट का आश्रय राग काफी, पूर्वी थाट का आश्रय राग पूर्वी, और मारवा थाट का आश्रय राग मारवा, और तोड़ी थाट का आश्रय राग तोड़ी। तो ये 3 व्याख्यानों में हमने आज एक चर्चा समाप्त की। तीसरे व्याख्यान में जो रागों के गायन और वादन के समय को, सिद्धांत को समझने में आपको सहायता मिलेगी।